हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। आपके आर्ट एंड कल्चर का आज दूसरा क्लास है और आज के प्रश्न भी आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे, प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप लोगों को इन प्रश्नों को बार बार रिविज़न भी करना है। क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों के बार बार आयोग के द्वारा पूछे गए हैं और आगे भी ये बार बार पूछे जाएंगे। तो चलिए बच्चे लोग, शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, सिंधु मूर्ति कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करने के बाद कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। पहला कह रहा है, सिंधु सभ्यता में मूर्तियों का निर्माण मिट्टी एवं धातु से किया जाता था, ना कि प्रस्तर से। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्तियों का निर्माण मिट्टी से और धातु से किया जाता था, लेकिन पत्थर से नहीं। दूसरा कह रहा है, इस सभ्यता में मूर्ति निर्माण की चिपकवा विधि प्रचलित थी। तीसरा कह रहा है, सिंधु सभ्यता की स्त्री मृण मूर्तियों को श्रृंग युक्त दिखाया गया है। इसमें कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो महिलाओं की मूर्तियां हैं, उनके सर में सिंह बना हुआ है। चौथा कह रहा है, संभव स्थलों से मानव आकृतियों से अधिक पशु आकृति प्राप्त हुई है। आपको बताना इसमें से कौन कौन सी बातें हैं जो सही हैं। अब आप लोग कूट देख लीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। पहले में केवल पहला, दूसरे में पहला, तीसरे में है दूसरा, चौथा और चौथे में है कि सभी सही हैं। आप कूट आपने देख लिया है। अब आप इस स्टेटमेंट भी देख लीजिए और स्टेटमेंट की सहायता से सही उत्तर देना है आपको। तो चलिए देखते हैं आपका क्या हो जाएगा। पहला कह रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्तियों का निर्माण मिट्टी एवं धातु से किया जाता था, प्रस्तर से नहीं। क्या ये बात सही है? क्या आपको ये बात सत्य लग रहा है? तो याद रखेंगे, पहला आपका सही नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टियों से, धातु से और पत्थर से, तीनों से मूर्तियां बनाई जाती थी। सबसे उत्कृष्ट इनकी धातु मूर्ति थी। सबसे ज़्यादा संख्या में मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। प्रस्तर की भी मिली है, लेकिन संख्या कम है और खंडित अवस्था में है। ये कह रहा है कि नहीं बनती थी, तो पहला गलत हो गया। अब देखिए बच्चा लोग, आईएएस का क्वेश्चन है। क्या आपको ये क्वेश्चन हार्ड लगा? आपका पहला गलत है तो पहला भी नहीं हो सकता, पहला गलत है तो दूसरा भी नहीं हो सकता, पहला गलत है तो आपका चौथा भी नहीं होगा। आपको उत्तर मिल गया है। आपका दूसरा और चौथा ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। देखिए कितनी आसानी से आपने आईएएस का प्रश्न सॉल्व कर लिया। अगर आपने थोड़ा भी अच्छे से पढ़ा है आर्ट एंड कल्चर को, तो आपको बहुत आसानी से इसके उत्तर मिल जाएंगे। तो पहला आपका गलती हो गया, उत्तर आपको मिल गया था कि दूसरा और चौथा सही है। तीसरा क्यों गलत है? सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं की मूर्तियों पर नहीं, बल्कि पुरुषों की मूर्तियों में सिर में सींग बना हुआ है। पुरुषों की जो मूर्तियां हैं, उनके सिर में सींग बना हुआ है। महिलाओं की मूर्तियों में नहीं, बल्कि महिलाओं की मूर्तियों को बहुत खूबसूरत बनाया गया है। उनको बहुत खूबसूरत वस्त्र और बहुत खूबसूरत गहने पहनाए गए हैं। बहुत ही सौंदर्य चीज़ों पर ध्यान दिया गया है, इसलिए आपका तीसरा गलत है। दूसरा बिल्कुल सही है कि इस सभ्यता में मूर्ति निर्माण की चिपकवा विधि प्रचलित थी। जो ये लोग मिट्टी की मूर्तियां बनाते थे, उसको ये लोग चिकोटी विधि यानी कि चुटकी की सहायता से, या इसको चिपकवा विधि यानी कि चिपका करके बनाते थे। तो याद रखिएगा, मतलब जो है चुटकी की सहायता से उसको चिपकाते थे, चिकोट करके, या चिपका के बनाते थे। तो चिपकवा विधि या चिकोटी विधि का उपयोग इन्होंने मिट्टी की मूर्तियों में किया है, बिल्कुल सही है। लेकिन इनका पहला, दूसरा, तीसरा जो है गलत है। चौथा सही है कि सिंधु सभ्यता में मानव आकृतियों से अधिक पशु आकृतियाँ मिली हैं। याद रखिएगा, पशुओं की आकृतियाँ ज़्यादा मिली हैं मूर्ति के रूप में। अगर मनुष्यों की बात करेंगे तो मनुष्यों में महिलाओं की आकृतियाँ ज़्यादा मिली हैं। तो याद रखिएगा, आपका जो सत्य है वो केवल और केवल पहला और चौथा सही है। दूसरा और चौथा सही है। पहला और तीसरा आपका गलत हो गया है। और क्यों गलत है मैंने आपको बता दिया। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बार बार आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन आएंगे। आईएएस के लिए आर्ट एंड कल्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए परेशान थी कि आप लोग आर्ट एंड कल्चर अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट कह रहा है, धातु मूर्तियों के निर्माण में हड़प्पा सभ्यता में किन धातुओं का प्रयोग किया जाता था? धातु मूर्तियों के निर्माण में हड़प्पा सभ्यता में किन धातुओं का प्रयोग किया जाता था?
पहला कह रहा है तांबा, दूसरा कह रहा है लोहा, तीसरा कह रहा है कांसा और चौथा कह रहा है पहला और दूसरा दोनों। चलिए यहाँ पे बताएंगे आप। यहाँ पे मैं कह रही हूँ पहला और तीसरा दोनों, और एक और ऑप्शन कोई नहीं। आप बताइए आप लोग कि आपका क्या सही हो जाएगा। धातु मूर्तियों के निर्माण में हड़प्पा सभ्यता में किन धातुओं का प्रयोग किया जाता था मूर्ति बनाने के लिए। देखिए ये सब आयोग के पूछे हुए प्रश्न हैं और ऐसे प्रश्न आपके बार बार आते रहेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग, आप लोगों ने सुना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांसा बनाने के लिए आप सभी को पता है टिन और तांबा मिलाया जाता है। इसका मतलब वहाँ तांबा भी था, वहाँ टिन भी था और वहाँ कांसा भी था। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं ये लोहे से परिचित नहीं थे। अगर लोहे से परिचित नहीं है तो ये तो नहीं हो सकता, यानी कि पहला और तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तांबे और कांसे की मूर्तियां मिली हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मूर्तियां मिली हैं वो तांबे की मिली है। तो दोनों धातु का उपयोग किया जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो 4 है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दोनों। अगला देखिए बच्चा लोग, ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है और इसको आप सभी को पता होगा, आयोग ने इसको कई बार पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थान से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। कांसे की डांस करती हुई महिला की मूर्ति कहाँ से मिली है। पहला कह रहा है हड़प्पा से, दूसरा कह रहा है मोहनजोदड़ो से, तीसरा कह रहा है कालीबंगा से और चौथा कह रहा है धौलावीरा से। बताएंगे कौन से प्लेस से महिला की डांस करती हुई मूर्ति मिली है। ये क्वेश्चन तो आयोग का फेवरेट है और इसको तो आयोग ने अनगिनत बार पूछा है, तो सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो से 10 इंच लंबी कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। 10 इंच लंबी कांसे की नर्तकी मिली है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम से सही है। नेक्स्ट देखिए, आपको ये भी उत्तर देखिए कूट की सहायता से देना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मूर्ति के संबंध में चर्चा मिलती है। दूसरा कह रहा है पाणिनि की अष्टाध्यायी में मूर्ति निर्माण के संबंध में जानकारी मिलती है। तीसरा कह रहा है मौर्य काल में जो मूर्तियाँ मिली हैं उनमें पत्थर एवं मिट्टी की मूर्तियाँ तो मिली हैं, किंतु धातु निर्मित मूर्तियों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। और चौथा कह रहा है मौर्य काल में मूर्ति निर्माण की चिपकवा विधि प्रचलित थी। अब आपको बताना है कौन सी बात है जो सत्य है। अब आपको मैं कूट दिखा दे रही हूँ, आप कूट की सहायता से बताएंगे क्या है जो सत्य हो जाएगा। देखिए पहले में है केवल पहला, दूसरे में है दूसरा तीसरा, और तीसरे में है तीसरा चौथा, और चौथे में है कि सभी। और ध्यान दीजिएगा, आपको सत्य कथन बताना है। इसमें से आपको सत्य कथन बताना है, आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। और याद रखेंगे, आपको मैं एक बार और भी कूट दिखा दे रही हूँ, आप कूट देख लीजिए और बताइए क्या है जो सही हो जाएगा। आई थिंक आपको कूट याद हो गया है और अब आप ऑप्शन को देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि आपका कौन सा है जो सत्य हो जाएगा। तो याद रखेंगे बच्चा लोग कौन सा सही है। तो यहाँ पे लिखी हुई सारी बातें सही हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मूर्ति के संबंध में चर्चा मिलती है, बिल्कुल सही है। अष्टाध्यायी जो पाणिनि का है, संस्कृत में लिखा व्याकरण ग्रंथ है, इसमें भी मूर्ति के बारे में या मूर्ति निर्माण की जानकारी दी गई है। मौर्य काल में जो मूर्तियाँ मिली हैं उनमें पत्थर और मिट्टी की मूर्तियाँ तो मिली हैं, लेकिन धातु की मूर्ति यहाँ से नहीं मिला है मौर्य काल से। और मौर्य काल में मूर्ति निर्माण की चिपकवा विधि प्रचलित थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी की मूर्तियाँ हैं ये चिपकवा विधि से बनती थी। जो आपकी कांसे की मूर्तियाँ होती थी, जो धातु की मूर्तियाँ होती थी, वो लुप्त मोम पद्धति से बनती थी, या इसको मधुछिष्ट विधि भी कहते हैं। लुप्त मोम पद्धति या मधुछिष्ट विधि क्या होता है, मैं आप लोगों को पिछले साल पढ़ाई थी कि मधुछिष्ट या लुप्त मोम पद्धति इसको कहते हैं। लुप्त मोम का मतलब होता है कि मोम लुप्त हो जाए, यानी कि कोई भी जो आप मूर्ति बनाना चाहते हैं, कांसे की या किसी भी धातु की जो मूर्ति बनाना चाहते हैं, पहले आप मोम सॉफ्ट होता है, बहुत आसानी से आप मोम का कोई भी संरचना बना सकते हैं। और उस संरचना को बनाने के बाद मोम के ऊपर एक मोटा चिकनी मिट्टी का लेयर लगा दिया जाता है, जो उस मोम की बनी हुई आकृति का आकार ले लेता है। फिर उसको सुखा करके नीचे या ऊपर सर की तरफ कहीं एक जगह होल करके उसको पका दिया जाता है। और जब वो पकने के लिए रखा जाता है भट्टी में, तो वो जो मोम होता है वो पिघल के निकल जाता है होल के रास्ते से। फिर एक खोखली मूर्ति बन के तैयार हो जाती है और उस मूर्ति में फिर जो है पिघला हुआ धातु डाल करके ठंडा कर दिया जाता है। ऊपर की जो चिकनी मिट्टी का लेयर रहता है उसको तोड़ दिया जाता है और फिर मनचाहा आकृति का मूर्ति मिल जाता है। उसी को लुप्त मोम विधि या मधुछिष्ट विधि या लॉस्ट वैक्स तकनीक कहते हैं, जो अभी भी उपयोग में लाया जाता है।
सिंधु घाटी सभ्यता में धातु की मूर्तियां उसी विधि से बनाई जाती थी। चिपकवा विधि का उपयोग वो लोग मिट्टी की मूर्तियों में करते थे और नट बोल्ट का उपयोग वो लोग पत्थर की मूर्तियों में करते थे, क्योंकि पत्थर की मूर्तियों में ना चिपकवा विधि यूज़ हो सकता था, ना ही लिप्त मोम विधि, तब इसलिए वो लोग वहाँ पे नट बोल्ट लगाते थे हाथ पैर को ज्वाइंट करने के लिए। सभी सभी बातें सही हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधार कला के अंतर्गत बुद्ध की मूर्तियाँ किस मुद्रा में बनाई गई हैं? गांधार शैली के अंतर्गत बुद्ध की मूर्तियां किस मुद्रा में बनाई गई हैं? पहला कह रहा है आसन मुद्रा में, दूसरा कह रहा है स्थानक मुद्रा में, तीसरा कह रहा है आसन एवं स्थानक दोनों मुद्रा में, और चौथा कह रहा है कि न आसन मुद्रा में और न स्थानक मुद्रा में। आपको बताना है गांधार शैली के अंतर्गत बुद्ध की मूर्तियां किस मुद्रा में बनाई गई हैं। आसन मतलब होता है बैठा हुआ आसन पे, स्थानक मीन्स होता है खड़ा हुआ। आपको बताना है क्या है जो सही हो जाएगा। गांधार कला में बुद्ध मूर्तियाँ किस तरह की बनी है, तो याद रखेंगे आसन और स्थानक दोनों मुद्रा में बनी है, बैठी हुई भी बनी है और खड़ी हुई भी बनी है, तो इसलिए दोनों आपका सही हो जाएगा। गांधार कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आपको बताना है कौन सा है जो सही हो जाएगा। पहला कह रहा है गांधार कला के अंतर्गत चयनित मूर्तियों में मानव शरीर की सुंदर रचना तथा मांसपेशियों का सूक्ष्म अंकन किया गया है। इस कला के अंतर्गत बुद्ध के मैत्रेय प्रकार की मूर्तियों का निर्माण सर्वाधिक हुआ है। आपको बताना है कि कौन सी बातें हैं जो सही है। देखिए कूट की सहायता से उत्तर देना है बच्चा लोग, और ये सारे आयोग के पूछे हुए हैं, और मुझे पता है कि आप लोगों का आर्ट एंड कल्चर इतना क्लियर नहीं है कि आप आईएएस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, लेकिन फिर भी मैं जो भी प्रैक्टिस सेशन कराऊंगी आप लोग उसको करके अपनी नॉलेज को, अपनी स्थिति को थोड़ा मजबूत कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास में उपस्थित रहेंगे तो आपके प्रश्नों में जो मैं समझाऊंगी उसके द्वारा आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो थोड़ा पेशेंस बना करके क्लास को लीजिएगा, वो आपको लॉन्ग टाइम तक मदद करेगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो याद रखेंगे गांधार कला से संबंधित कौन सी बातें हैं जो सही हो जाएंगी, तो आपकी दोनों बातें सत्य हैं। गांधार कला के अंतर्गत चयनित मूर्तियों में मानव शरीर की सुंदर संरचना और मांसपेशियों का सूक्ष्म अंकन किया गया है, और इस कला के अंतर्गत बुद्ध की मैत्रेय प्रकार की मूर्तियों का निर्माण सर्वाधिक किया गया है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। गांधार कला की विशेषता ही है कि जो मूर्ति होगी वो काफ़ी खूबसूरत होगी, आँख और नाक काफ़ी नुकीले और बहुत सुंदर बनाए जाएंगे, चेहरे पे घुंघराले बाल लटकेंगे, पीछे आभा मंडल काफ़ी चमकदार होगा, शरीर पे जो कपड़ा होगा वो सिलवटदार होगा और पारदर्शी होगा, मांसपेशियाँ काफ़ी उभरी हुई होंगी, शरीर काफ़ी हिष्ट पुष्ट और बलिष्ठ होगा, और भगवान बुद्ध को मूछ भी बनाया जाता है इसमें, साथ ही उनको जूता चप्पल भी पहना दिया जाता है। गांधार कला में काफ़ी सुंदरता बना दिखाई जाती है। तो याद रखेंगे दोनों बातें सही हैं आपकी, ऑप्शन नंबर 3 एकदम से सही है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस मूर्ति निर्माण शैली के अंतर्गत जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों को एक चौकोर प्रस्तर पर पट्टिका पर बनाया गया है, जिसे आयक पट्ट नाम दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा, आयोग का पूछा हुआ है निम्नलिखित में से किस मूर्ति निर्माण शैली के अंतर्गत जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों को एक चौकोर प्रस्तर पट्टिका पर बनाया गया है, जिसे आयग पट्ट कहा जाता है। गांधार शैली में, मथुरा शैली में, अमरावती शैली में, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है किस शैली में पत्थर पर पट्टिका बनाई गई है चौकोर, और उस पर जो है मूर्तियाँ बनाई गई हैं, और ये से आयगपट्ट कहते हैं, और ये किस शैली का है, तो याद रखेंगे मथुरा शैली का आयोग ने इसको पूछा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए बच्चा लोग, कौन सी बातें हैं जो सही है। कोट की सहायता से उत्तर देना है, आपके सामने ऑप्शन भी है और कोट भी कह रहा है मथुरा के परखम में यक्ष की विशाल प्रतिमा मिली है। दूसरा कह रहा है मथुरा शैली में फतेहपुर सीकरी के लाल चित्तीदार पत्थर व श्वेत चित्तीदार पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तीसरा कह रहा है मथुरा कला में नग्न श्रृंगार, नृत्य, संगीत, मद्यपान सभी भाव का चित्रण किया गया है। पहला कह रहा है कि केवल पहला, दूसरा कह रहा है केवल दूसरा, तीसरा कह रहा है केवल तीसरा, और चौथा कह रहा है कि तीनों। काफ़ी शानदार प्रश्न है, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखी हुई सारी बातें आपकी सही हैं। मथुरा के परखम में यक्ष की विशाल मूर्ति मिली है, ये आयोग ने कई बार पूछा है, इंडिविजुअल भी पूछा है कि कहाँ से यक्ष की विशाल मूर्ति मिली है, मथुरा के परखम से। मथुरा शैली में फतेहपुर सीकरी के लाल चित्तीदार पत्थर का उपयोग किया गया है, ये भी इंडिविजुअल पूछा है कि कौन से कलर का पत्थर उपयोग किया गया है, तो लाल चित्तीदार पत्थर का उपयोग किया गया, साथ ही श्वेत चित्तीदार पत्थर का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन ज़्यादातर लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। मथुरा कला में नग्नता यानी कि बिना वस्त्र वाली मूर्तियाँ,
श्रृंगार वाली मूर्तियाँ, नृत्य वाली मूर्तियाँ, संगीत वाली मूर्तियाँ, मद्यपान वाली, सभी भाव में चित्र किया गया है। तो याद रखेंगे सारी बातें आपकी सही हैं बच्चा लोग, ये सारी बातें सही हैं, याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है आपका अमरावती मूर्ति कला से संबंधित निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। कह रहा अमरावती शैली में सजीवता एवं भक्ति भाव के साथ साथ कुछ मूर्तियों में काम विषयक अभिव्यक्ति भी दिखने को मिलती है। दूसरा कह रहा अमरावती शैली की मूर्तियों का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से हुआ है। अब आपको बताना है क्या सही है। कह रहा है केवल पहला सही है, दूसरा कह रहा है केवल दूसरा सही है, तीसरा कह रहा है केवल दूसरा तीसरा मतलब दूसरा पहला दूसरा दोनों सही है, और चौथा कह रहा है कोई भी सही नहीं है। तो क्या सही हो जाएगा बच्चा लोग, याद रखिएगा जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर केवल और केवल दूसरा सही है। अमरावती जो शैली है इसकी मूर्तियों का जो निर्माण है ये सफ़ेद संगमरमर से किया गया है। याद रखिएगा इसकी मूर्तियों का निर्माण जो है ये सफ़ेद संगमरमर से किया गया है, ये आपका बिल्कुल सही है। ये यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं ये ज़्यादातर त्रिभंग मुद्रा में बनाई गई हैं। त्रिभंग मतलब शरीर 3 जगह से मुड़ा हुआ हो, और साथ ही ये चलायमान स्थिति में बनाई गई हैं। आम जनजीवन से जुड़ी हुई ज़्यादा चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। और अमरावती जो मूर्ति कला है इसको संरक्षण सातवाहनों ने दिया था, ये भी याद रखिएगा, सातवाहन राजाओं ने इसको संरक्षण दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, अमरावती कला को संरक्षण किसने दिया था। आपके सामने फिर से शानदार प्रश्न है और आपको कूट की सहायता से मिलान करना है। एक तरफ मूर्ति निर्माण कला है और दूसरी तरफ उनकी विशेषता है। आपको बताना है कौन सा किससे मैच करेगा, आपको मैच करना है या कौन सा है जो मैच होगा। देखिए आपके सामने ऑप्शन भी है और कूट भी। कह रहा है गांधार कला, आपको बताना इसके सामने क्या होगा। मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से जुड़ा है, या सफ़ेद संगमरमर का है, या बौद्ध धर्म और जैन तीनों धर्मों से है। दूसरा है मथुरा कला और तीसरा अमरावती। इन तीनों को आपको मैच करना है। पहले में दे रहा है कि तीनों सुमेलित है, दूसरे में दे रहा है कि पहले का पहला होगा, दूसरे का तीसरा होगा और तीसरे का दूसरा होगा। तीसरे में दिया है कि पहले का दूसरा होगा और दूसरे का पहला होगा और तीसरे का तीसरा होगा। देख, और आपका चौथे में दिया है कि पहले का तीसरा होगा, दूसरे का दूसरा और आपका जो है तीसरे का पहला होगा। क्या है जो सही हो जाएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको आप लोगों को ध्यान देना है। जो सही हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा, तो याद रखेंगे जो सत्य है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि गांधार कला मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से जुड़ा है, ये बिल्कुल सही है। गांधार कला आपका जो है पूरी तरह से बौद्ध धर्म से जुड़ा है। इसमें जितनी भी मूर्तियाँ मिलेंगी वो सारे बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई मिलेंगी आपको। दूसरा कह रहा है मथुरा कला, मथुरा कला में तीनों धर्म की मूर्तियाँ मिलेंगी, हिंदू भी, बौद्ध भी, जैन भी। ये क्वेश्चन भी आया है कि कौन से मूर्ति कला में तीनों धर्म से जुड़ी हुई मूर्तियाँ मिलती हैं मथुरा कला में। और जो आपका अमरावती है ये सफ़ेद संगमरमर में बनी हुई मूर्तियाँ हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा आपका तीसरे का दूसरा हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो सत्य है वो है ऑप्शन नंबर 2। ये सारी बातें याद रखिएगा, आयोग के द्वारा बार बार पूछी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कला के अंतर्गत बुद्ध को काफ़ी प्रसन्नचित्त मुद्रा में दिखाया गया है, साथ ही वे विभिन्न आसनों में सभी ज्ञान युक्त प्रदर्शित किया गया है। आपको बताना है कि कौन सी कला में जो बुद्ध हैं इनको काफ़ी प्रसन्नचित्त मुद्रा में दिखाया गया है, और इसके अलावा उन्हें विभिन्न आसनों में ज्ञान और ऐसे मतलब अलग अलग आसनों में ज्ञान से युक्त प्रदर्शित किया गया है। गांधार कला है, मथुरा कला है, अमरावती कला है, या इनमें से कोई नहीं है। क्या हो जाएगा, कौन सी कला में बुद्ध को प्रसन्नचित्त मुद्रा में दिखाया गया है, ज्ञान और अन्य चीज़ों के मतलब मुद्रा में भी दिखाया गया है। तो याद रखेंगे मथुरा कला में ही बुद्ध की सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बनी हुई हैं, इसलिए इसी में इनका मतलब सबसे ज़्यादा अलग अलग मुद्रा में इनको दिखाया गया है। अगला देखिए यहाँ पे दिया हुआ है गांधार कला, मथुरा कला और अमरावती कला, इनकी विशेषता देख लीजिए आप। ये देखिए गांधार कला है, इसमें आप देख रहे हैं भगवान बुद्ध की जो नाक है और आँख है, देखिए कितनी खूबसूरत बनाई गई है। बाल भी देखिए कितने घुघराले हैं। पीछे देखिए आभा मंडल कितना सुंदर बना है। ये देखिए वस्त्र मैंने अभी बताया पारदर्शी होते हैं और सिलवट वाले होते हैं, यानी कि इसमें बहुत सुंदर सुंदर चुन्नट बने होते हैं और ये पारदर्शी होते हैं। और मसल्स देखिए, बॉडी बिल्कुल बिल्डिंग वाली, बिल्कुल पहलवानों जैसी बॉडी बनाई गई है। यहाँ भी देखिए वस्त्र कितने सुंदर से सिलवटें बनी हुई हैं और ये पारदर्शी हैं पूरी तरह से।
यानी कि सजावट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे देखिए बिंदी भी लगाया गया बुद्ध को, कान में कुंडल भी है। इस तरह से काफ़ी सुंदरता दिखाया जाता है। गांधार कला में बॉडी पार्ट काफ़ी सुंदर बनाया जाता है, उनको वस्त्र पहनाया जाता है, उसमें वो भी सिलवटेदार पहनाई जाती हैं। बाल भी देखिए काफ़ी घना और घुघराला है। पीछे आभा मंडल है। आँख और नाक काफ़ी नुकीले और तिरछे होते हैं। बहुत ही आकर्षक और खूबसूरत मूर्तियाँ जो होती हैं वो गांधार कला में बनाई जाती हैं। यहाँ पे देखिए आपका मथुरा कला है, जो कि लाल बलुआ पत्थर से बना है। देखिए इसके पीछे कोई आभा मंडल नहीं है। और यहाँ पे देखिए नग्न मूर्ति है, कपड़ा नहीं पहने हुए है। और यहाँ पे देखिए आँख नाक कुछ पता नहीं चल रहा है खास, बाल वगैरह भी इनके सर पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये मूर्तियाँ आपकी काफ़ी जो है देखिए आँखें बंद हैं और ध्यान मुद्रा में है ये। तो ये भी आप याद रखेंगे, ये आपकी पूरी लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई मथुरा कला की विशेषता है, जो काफ़ी शांत और सादगी भरी है। और दूसरी तरफ आपकी गांधार कला है, जिसमें काफ़ी खूबसूरती, आडंबर और दिखावा दिखाया गया है। तीसरी तरफ आपका दिया हुआ है, देखिए आपका है अमरावती कला, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि सामूहिक मूर्तियाँ मिलेंगी। सामूहिक मूर्तियाँ ज़्यादा देखने को मिलेंगी और सारी चलायमान हैं। देखिए सब चलायमान है, कोई कुछ ना कुछ कोई एक्टिविटीज़ कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है तो कोई जो है कुछ कर रहा है, कोई अलग अलग मुद्रा में ये लोग दिखाए गए हैं। और ये देखिए त्रिभंग स्थिति में ज़्यादा है। देखिए यहाँ भी मुड़ा है, यहाँ भी मुड़ा है, गर्दन भी मुड़ी है। इनको भी देखिए, ये भी यहाँ मुड़े हैं, यहाँ से मुड़ा हुआ है। ये ज़्यादातर त्रिभंग मुद्रा में आपको देखने को मिलेंगे और चलायमान मिलेंगे और सामूहिक मिलेंगे, आम जनजीवन से जुड़ी हुई चीज़ें मिलेंगी। और देखिए सफ़ेद संगमरमर का बना है, ये सफ़ेद संगमरमर का है, ये बार बार पूछा जाता है। और आप इसने देखा ये लाल बलुआ पत्थर का है और ये आपका ये नीले और चित्तीदार पत्थर का है। जो आपका गांधार है ये नीले चित्तीदार का है, जो आपका मथुरा है ये लाल बलुआ पत्थर का है, और जो आपका अमरावती है ये श्वेत संगमरमर का है। तो उम्मीद है आपने तीनों प्रकार की मूर्तियों को देख लिया होगा और अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुप्तकालीन मूर्ति कला के संबंध में सत्य नहीं है। इनमें से कौन सा कथन है जो गुप्तकालीन मूर्ति कला के बारे में सत्य नहीं है। कह रहा है पहला, गुप्त काल में जैन धर्म से संबंधित विशालकाय बाहुबली की मूर्तियों का निर्माण किया जाने लगा। दूसरा कह रहा है गुप्तकालीन मूर्ति कला में केवल हिंदू एवं जैन से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया। तीसरा कह रहा है गुप्त काल में दैनिक सौंदर्य के स्थान पर आध्यात्मिक सौंदर्य को प्रधानता दी गई। चौथा कह रहा है गुप्त काल में सारनाथ, मथुरा और पाटलिपुत्र मूर्ति कला के प्रसिद्ध केंद्र थे। आपको बताना इसमें से कौन सा है जो सत्य नहीं है। ये भी आपका आईएएस में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही कॉन्सेप्ट आधारित है। छोटे छोटे एग्जाम में यहाँ से एक एक पॉइंट उठा करके क्वेश्चन बना दिया जाता है। आईएएस में कई पॉइंट को उठा करके एक क्वेश्चन बना दिया जाता है, बस इतना अंतर होता है। पढ़ना सब पढ़ता है, वन लाइनर पढ़ेंगे तो ढेर सारे फैक्ट, और आईएएस के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर। तो याद रखेंगे क्या सही है। आपका जो सत्य नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि गुप्तकालीन मूर्ति कला में केवल हिंदू जैन नहीं बल्कि बौद्ध और बाकी संप्रदायों की भी मूर्तियां बनी हैं। क्योंकि सर्वधर्म संभाव वाला ये टाइम पीरियड है, सभी धर्मों को प्रश्रय दिया है इन्होंने, तो निश्चित ही सभी धर्मों से मिलती जुलती मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। और इस काल में मूर्तियों का निर्माण, चित्रकला का निर्माण और इन सब चीज़ों का जो है आप देखेंगे जो लेखनी का काम किया गया, बहुत सारे ग्रंथों का निर्माण, इन सब चीज़ों की वजह से इसको स्वर्ण युग कहा गया गुप्त काल को। तो पहला बिल्कुल सही है कि जैन धर्म से संबंधित विशालकाय बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किया गया है। गुप्त काल में दैनिक सौंदर्य के स्थान पे आध्यात्मिक जो आपके सौंदर्य है इस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और गुप्त काल में सारनाथ, मथुरा, पाटलिपुत्र ये मूर्ति कला के प्रसिद्ध केंद्र थे। दूसरा सही नहीं है, क्योंकि इस समय सभी धर्मों को प्रश्रय दिया गया, सभी धर्मों के विकास पे ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कूट की सहायता से उत्तर देना है। कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है चालुक्यकालीन मूर्तियों पर गुप्त एवं पल्लव शैली का प्रभाव पड़ा। दूसरा कह रहा है 1987 ईस्वी में एलिफेंटा को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया। तीसरा कह रहा है चोलकालीन या चोल कलाकारों ने पत्थरों की अपेक्षा धातु मूर्तियों का निर्माण अधिक किया। अब आपको असत्य कथन बताना है। कह रहा है पहले में है केवल पहला, दूसरे में केवल दूसरा, तीसरे में केवल तीसरा, चौथे में कि कोई भी असत्य नहीं है। देखिए आपके सामने मैं फिर से कर दे रही हूँ, आपके हिसाब से कौन सा है जो सत्य नहीं है। तो याद रखेंगे कौन सा है जो असत्य है। तो अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो पता है, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, ये कोई भी असत्य नहीं है। चालुक्यकालीन जो मंदिर है ये बीच में है, तो ऊपर के गुप्त और नीचे के पल्लव दोनों से प्रभावित हैं, बिल्कुल सही है। बीच में है चालुक्य तो ऊपर के गुप्त और नीचे के पल्लव दोनों के संक्रमण इलाके में है, तो निश्चित ही प्रभावित होंगे, सही है।
1987 में एलिफेंटा को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये बात भी सही है। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं इसको राष्ट्रकूटों ने बनवाया है और यहाँ पे शैव और देखेंगे आप जैन धर्म की जो है गुफाएं देखने को मिलती हैं। चोल कला कालों ने पत्थर की अपेक्षा धातु की मूर्तियों का निर्माण अधिक किया, ये भी सही है। चोल काल की धातु मूर्तियां पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, खास करके चोल काल का जो नटराजन मूर्ति है। ये क्वेश्चन आता है कि नटराजन किस काल की मूर्ति है, तो याद रखिएगा नटराजन जो है ये चोल काल की धातु मूर्ति है और वो भी कांसे की बनी है। ये भी आया किस धातु को बना है, तो कांसे का बना है और पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये भी आया है कि नटराजन में कितने हाथ हैं, कितने हस्त हैं, तो 4 हाथ है नटराजन में। याद रखिएगा ये किससे जुड़ा है, चोल काल से जुड़ा है। यहाँ पे पत्थर की अपेक्षा धातुओं की मूर्तियाँ ज़्यादा बनाई गई हैं, तो कोई भी गलत नहीं है, सारी बातें सही हैं। अगला देखिए, पाल काल की कालीन मूर्तिकला के संबंध में कौन से कथन सही हैं। पाल काल की मूर्तिकला के बारे में क्या सत्य है आपको बताना है। पहला कह रहा है पाल काल में मूर्तियों के निर्माण में गया तथा राजमहल के भूरे एवं काले रंग के मुलायम बेसाल्ट पत्थरों का प्रयोग किया गया। दूसरा कह रहा है पाल कालीन मूर्ति कला पर सारनाथ कला का प्रभाव था। तीसरा कह रहा है पाल काल में मुख्य रूप से देवताओं की मूर्तियों का सही निर्माण किया गया। और चौथा कह रहा है पाल कालीन मूर्तियाँ लेख युक्त हैं तथा उन पर तिथियों का भी अंकन देखने को मिलता है। अब आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है कि इसमें से कौन सी बातें हैं जो सही हैं। ये सारे आयोग के पूछे हुए हैं, याद रखिएगा। तो जब तक आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक बार समझ लेंगे तो ये चीज़ें बदलने वाली नहीं हैं, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगी। पहले में कह रहा है केवल पहला, दूसरे में कह रहा है दूसरा तीसरा, तीसरे में कह रहा है तीसरा चौथा और चौथे में कह रहा है कि सभी। देखिए आपके सामने कोट है, मैंने कोट आपको दिखा दिया है और अब आपके सामने ऑप्शन भी है। घबराइएगा नहीं, ऑप्शन को समझने का प्रयास कीजिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे ये सेशन। तो याद रखेंगे बच्चा लोग सभी सही हैं। पाल काल की मूर्तियों का निर्माण गया और राजमहल, गया आपके बिहार में, राजमहल झारखंड में है और पाल आप जानते हैं इन्हीं क्षेत्रों में पाल वंश के शासकों ने शासन किया है, तो निश्चित ही यही के होंगे। और काले रंग के मुलायम बेसाल्टिक पत्थरों का उपयोग किया गया, बिल्कुल पाल कालीन मूर्तियाँ सारनाथ कला से प्रभावित है, निश्चित ही प्रभावित होंगे, सारनाथ कला से प्रभावित है, ये भी सही है। और पाल काल की मूर्तियों में देवियों की मूर्तियों का सही निर्माण किया गया है, मतलब देवताओं की मूर्तियों का सही निर्माण किया गया, ये भी सही है। और इस काल की मूर्तियाँ लेख युक्त हैं और उन पर तिथियाँ भी अंकित हैं, ये भी सही है। ये सारी बातें सही हैं, कोई भी गलत नहीं है, उपरोक्त सभी सत्य हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए कई बार आयोग ने पूछा है, शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है। पहला कह रहा है शिक्षक नृत्य करते हुए, दूसरा कह रहा है विश्राम करते हुए, तीसरा कह रहा है नृत्य करते हुए और चौथा कह रहा है ध्यान मुद्रा में। यहाँ पे होगा पहला है शिक्षक, दूसरा है विश्राम, तीसरा है नृत्य और चौथा है ध्यान। इसमें से आपको बताना है कि जो शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा है वो शिव के किस रूप को प्रदर्शित करती है। काफ़ी शानदार प्रश्न है और याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। याद रखेंगे क्या सही हो जाएगा, शिक्षक के रूप में। दक्षिणा मूर्ति शिव की प्रतिमा उनको शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट देखिए, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ से मिला है। ये भी आयोग का पूछा हुआ प्रश्न है बच्चा लोग। कह रहा है बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो मिली है अजंता से, बादामी से, बाघ से या एलोरा से। ये भी आपके लिए काफ़ी शानदार प्रश्न है और मैंने आपको इसको काफ़ी कुछ मैंने इसमें बताया भी था। आपको ये तो पता है कि आपके बाघ में तो कोई भी धर्म से जुड़ा हुआ चित्र नहीं है, हमने कल के मतलब इसके पहले के क्लास में ये देखा था। आपने पढ़ा कि अजंता पूरी तरह से बौद्धिस्टों को समर्पित है। एलोरा में तीनों धर्मों के मिलते हैं, तो आपका जो सही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अजंता में ही आपके पद्मपाणि का जो चित्र है बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है, ये मिलता है। पद्मपाणि मतलब जो अपने हाथ में कमल लिए हुए हैं, ऐसे बोधिसत्व का अंकन अजंता में देखने को मिलता है। अगला देखिए, ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है, आपने इसको सॉल्व भी किया, आपके टेस्ट पेपर में भी आया था। तो आप देखिए आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। भारत में कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहले निर्माण किया गया था। पहला कह रहा भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, दूसरा कह रहा धौली स्थित शैलकृत हाथी, तीसरा कह रहा महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक और चौथा कह रहा उदयगिरी स्थित वाराह मूर्ति।
ये सारी चीज़ें देखिए मैंने आपको बताया भी है बहुत अच्छे से। मैंने ये भी बताया था उदयगिरी में एक बारह मूर्ति है जो पृथ्वी को सागर से निकाल रही है। मैंने आपको ये भी बताया था कि महाबलीपुरम में बहुत सारे स्मारक हैं जिनको सप्त पैगोडा कहा जाता है जो पल्लवों ने बनवाए हैं। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है, लेकिन आपका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 धौली स्थित शैलकृत जो हाथी है ये मौर्य काल का है और यही इनमें सबसे पहले बनने वाली कलाकृति है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, ये आईएएस में आया हुआ प्रश्न है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? ये भी आईएएस का प्रश्न है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? आपको बताना है भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा क्या बताती है या क्या प्रकट करती है। आपके सामने देखिए ऑप्शन है 4। पहला कह रहा है मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है। मार में से कामदेव कह रहा है कामदेव पर दृष्टि रखने और अपने ध्यान में विघ्न डालने से मतलब जो है कामदेव को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। दूसरा कह रहा है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साथी या साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। तीसरा कह रहा है बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंत में धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। और चौथा कह रहा है इस संदर्भ में दोनों कथन सही हैं। दोनों मतलब पहला और दूसरा। देखिए चौथे में कह रहा पहला दूसरा दोनों सही है। आपको बताना है आईएएस में आए हुए प्रश्न और बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये बार बार पूछा जाता है, तो क्या सत्य हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। मार मतलब जो आपके कामदेव हैं, इनके प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता अपनी शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। यहाँ पे महात्मा बुद्ध एक हाथ को अपने जो है चेस्ट की तरफ खोले हुए हैं और एक हाथ से उंगली से धरती को इशारा कर रहे हैं या धरती की तरफ उंगली किए हुए हैं कि आप मेरी शुचिता और शुद्धता की साक्षी हैं कि मैं मार या काम के प्रलोभनों के बावजूद भी अपनी शुचिता और शुद्धता को भंग नहीं होने दे रहा हूँ। ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है भारत में मूर्तिकला का विकास अनेक रूपों में देखने को मिलता है, जैसे मृद मूर्तिकला, धातु मूर्तिकला एवं प्रस्तर मूर्तिकला आदि। दूसरा कह रहा है भारतीय मूर्तिकला में आध्यात्मिकता एवं सौंदर्य बोध दोनों का समन्वय करने का प्रयास किया गया है। तीसरा कह रहा है भारत में मूर्तिकला का प्राचीनतम साक्ष्य उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित स्थल बेलन घाटी का लोहदा नाला है, जहां से अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। चौथा कह रहा मूर्तिकला अपने वास्तविक स्वरूप में हड़प्पा सभ्यता के दौरान अस्तित्व में आई। अब आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है। पहले में है पहला दूसरा तीसरा, दूसरे में है दूसरा तीसरा चौथा, तीसरे में है पहला चौथा और चौथे में है कि सभी। आप कूट देख लीजिए। कूट देखने के बाद मैं एक बार फिर से आप लोगों को स्टेटमेंट दिखा रही हूँ, क्योंकि ये स्टेटमेंट काफ़ी शानदार है। ये सारे आप देखिएगा इंडिविजुअल भी बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और कूट की सहायता से तो ये बार बार पूछे जाते हैं। तो क्या सही हो जाएगा? तो याद रखेंगे सारी बातें सही हैं। भारत में मूर्ति कला के विकास के अनेक रूप देखने को मिलते हैं। मृद मूर्ति कला यानी कि मिट्टी की मूर्तियाँ, धातु मूर्ति कला यानी कि विभिन्न धातुओं की मूर्तियाँ, प्रस्तर मूर्ति करता है यानी कि पत्थरों की मूर्तियाँ। तो आज भी इन तीनों चीज़ों की मूर्तियाँ मिलती हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू हुआ और आज तक विद्यमान है। तो सही है, एकदम कॉमन सेंस का था। दूसरा भी सही है, हमारे यहाँ मूर्तियाँ आध्यात्मिक भी होती हैं और सौंदर्य बोध भी होती हैं। आपने अपने घरों में बहुत सारी मूर्तियाँ देखी होंगी, बहुत सारे भगवान के होंगे जो आध्यात्मिक होंगे और बहुत सारे ऐसी मूर्तियाँ भी होंगी जो सुंदरता को प्रदर्शित करती हैं। ये भी कॉमन सेंस का है। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल अनगिनत बार पूछा है कि कहाँ से मातृ देवी की मूर्ति मिली है और किस धातु का है। तो ये अस्थि का है यानी कि हड्डी का है। मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिला है? लोहदा नाला से मिला है, ये क्वेश्चन भी आया है। किस घाटी से मिला है? बेलन घाटी से मिला है। किस काल का है? उच्च पुरापाषाण काल का है। और ये सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है, ये भी आया। ये लाइन तो आपके लिए एकदम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि सबसे प्राचीन मातृ देवी की मूर्ति किस का बना हुआ था, तो ये हड्डी की बनी है। कहाँ से मिली है?
तो ये लोहदा नाला से मिला है। कौन सी नदी घाटी से मिली है? बेलन घाटी से मिली है। किस काल का है? उच्चपुरा पाषाण काल का है। सारी बातें याद रखिएगा। और मूर्तिकला अपनी वास्तविक रूप से हड़प्पा सभ्यता में अस्तित्व में आई। इसके पहले वास्तविक रूप से मूर्ति निर्माण का हमें कोई भी केंद्र या तरीका या साक्ष्य नहीं मिलता है। वास्तविक रूप से मूर्तिकला हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है। इसके पहले चित्रकारी गुफाओं में देखने को मिलती थी, लेकिन मूर्ति निर्माण कहीं वैसे देखने को नहीं मिलता है। आपके दक्षिण के क्षेत्र में ताम्रपाषाण काल में भी कुछ मूर्तियां मिली हैं। आप देख रहे हैं मात्र देवी की मूर्ति मिली, लेकिन नियमित रूप से सही मायने में सिंधु घाटी सभ्यता से मूर्तियां बननी शुरू हुई हैं, और वो भी तीनों, मिट्टी की भी और पत्थर की भी और धातुओं की भी। तो सारी बातें सत्य थी, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। इसको बार बार रिविज़न भी करते रहिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, आपके लिए नया भी होगा। कह रहा है निम्न हड़प्पा सभ्यता स्थलों में से कहाँ से तांबे का कुत्ता प्राप्त हुआ है? लोथल से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, हड़प्पा से मिला है या राखीगढ़ी से मिला है? इनमें से किस स्थान से आपको जो है कुत्ता मिला हुआ है, कुत्ते की मूर्ति मिली हुई है, वो भी तांबे का बना हुआ? आपके सामने ऑप्शन है और आपको जवाब देना है, क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? तो याद रखेंगे, लोथल से मिला है। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। हड़प्पा से आपकी नटराजन की मूर्ति मिली हुई है। मोहनजोदड़ो से आधी ध्यान में योगी की पत्थर की टूटी हुई मूर्ति भी मिली है। ये क्वेश्चन भी आया है कि योगी की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से मिली है, तो वो भी मोहनजोदड़ो से मिली है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से मिली है। और तांबे का कुत्ता लोथल से मिला है, याद रखिएगा। और तांबे का मानव भी लोथल से मिला है। अगला कह रहा है ऋग्वेद के किस मंडल में यह चर्चा की गई है कि इंद्र की एक मूर्ति को 10 गाय में खरीदने की कोशिश हुई थी? ये आपको बताना है कि किस मंडल में ये चर्चा है कि इंद्र की एक मूर्ति खरीदने के लिए 10 गाय, मतलब जो है 10 गायों में खरीदने की कोशिश की गई है। यहाँ पे 9वां मंडल है आपका, ये 10वां है। मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ आपका दूसरा, मतलब तीसरा है कि तीसरा मंडल, या ऐसे हिंदी में लिख दे रही हूँ तीसरा मंडल। और आपका चौथा में है, आपका चौथा ले लीजिएगा, 5वां मंडल। अब आप बताइएगा 9वें मंडल में है, 10वें मंडल में है, तीसरे मंडल में या 5वें मंडल में है? कौन से मंडल में ऋग्वेद में चर्चा मिली है कि बुद्ध की एक मूर्ति खरीदने के लिए 10 गाय देने पड़े थे? पहले विनिमय का जो साधन है ऋग्वैदिक काल में गाय ही था, गाय को ही देकर के सामान को खरीदा जाता था। तो 10 गाय दे के एक मूर्ति खरीदने का प्रयास किया गया है। इसका उल्लेख कहाँ मिला है? आज ही की क्लास में पढ़ाई हूँ कि तीसरे मंडल में कोशिश किया गया है, या तीसरे मंडल में मूर्ति कला का जो है उल्लेख मिलता है, और तीसरे मंडल में ही 10 गाय के बदले इंद्र की एक मूर्ति खरीदने का प्रयास किया गया है। तो आपका तीसरा मंडल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मथुरा कला के प्रमुख केंद्र में कौन सा स्थान शामिल है? मथुरा कला के प्रमुख केंद्रों में कौन सा स्थान शामिल है? पहला कह रहा है तक्षशिला, दूसरा कह रहा है अहिच्छत्र, तीसरा कह रहा है श्रावस्ती, और चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी। बताएंगे मथुरा कला के प्रमुख जो केंद्र हैं वो कौन से हैं? और ये क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन सेंस का है, तो याद रखेंगे ये सारे हैं। मथुरा कला इन सभी क्षेत्रों में डेवलप हो गया था, इन सभी जगह मथुरा कला में ये मूर्तियाँ बनने लगी थी, तो सभी सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है गांधार शैली के अंतर्गत मूल रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ है तथा कला, सौंदर्य, चमकदार पालिश के दृष्टिकोण से अशोक के शासनकाल में निर्मित मूर्तियां सर्वश्रेष्ठ हैं। दूसरा कह रहा है मौर्य काल में मूर्ति निर्माण की शैली प्रचलित थी, गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती। क्या मौर्योत्तर काल में ये तीनों मूर्ति कला प्रचलित थी? तीसरा कह रहा है यूनानी कला के प्रभाव स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में मूर्ति कला की जिसने शैली का उदय हुआ उसे मथुरा शैली नाम दिया जाता है। और चौथा कह रहा है कि मौर्य काल में प्रस्तर मूर्तियों के निर्माण में चुनार के बलुआ पत्थर तथा लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है। आप देखिए, आपको बताना इनमें से कौन सा है जो असत्य है। कहला है ए में, मतलब पहले में कह रहा है दूसरा चौथा, दूसरे में कह रहा है पहला और चौथा, तीसरे में कह रहा है केवल दूसरा, और चौथे में कह रहा है केवल तीसरा। बताएंगे इनमें से कौन सा है जो सत्य नहीं है। असत्य बताना है आपको, और आपके सामने है ऑप्शन, और इनमें से आप बताएंगे कौन सा है असत्य है। चलिए एक तरफ से देखते हैं। पहला तो आपका सही है कि गांधार कला के अंतर्गत मूल रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ है। आज ही बताई हूँ, ये सिर्फ बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई मूर्तियाँ बनता है। और यहाँ पे
कला जो है सौंदर्य परक है, चमकदार पालिश के दृष्टिकोण से अशोक के शासनकाल मूर्ति निर्माण में सर्वश्रेष्ठ है। ये भी पूरा का पूरा स्टेटमेंट सही है। मौर्योत्तर काल में मूर्ति निर्माण की तीनों शैलियों का प्रचलन है, गांधार कला भी, मथुरा कला और अमरावती कला। अमरावती कला को सातवाहनों ने संरक्षण दिया है। ये क्वेश्चन कई बार आया है। किसने दिया है? सातवाहन ने। गांधार कला और मथुरा कला को किसने संरक्षण दिया है? कुषाणों ने। ये क्वेश्चन भी आया है, किसने दिया है संरक्षण इनको? कुषाणों ने दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करेंगे तीसरे का। तीसरे में कह रहा है कि यूनानी कला के प्रभाव स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में मूर्ति कला की जिस शैली का उदय हुआ उसे मथुरा शैली कहा गया। नहीं, मथुरा शैली का उदय तो मथुरा में हो रहा है। जो यूनानियों के प्रभाव से कला डेवलप हुई, मूर्ति कला डेवलप हुई, वो है गांधार कला, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसमें काफ़ी खूबसूरत मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, आकर्षक मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, और ये सिर्फ बौद्ध धर्म को समर्पित है और नीले चित्तीदार पत्थरों का उपयोग इसमें किया जाता है। ये गांधार कला है जो भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण है। इसको हेलेनिस्टिक कला भी कहते हैं। हेलेनिस्टिक कला गांधार कला को ही कहते हैं और यही यूनानी प्रभाव से डेवलप कला है। मथुरा कला, अमरावती कला भारत का शुद्ध कला है, देसी कला है। इसमें कोई विदेशी प्रभाव नहीं है। सिर्फ गांधार कला पे विदेशी प्रभाव है, वो भी यूनानियों का प्रभाव है। इसलिए यूनानियों जैसे ये विदेशीपन भी देखने को मिलता है, जिसमें शरीर की खूबसूरती को या फिजिकल खूबसूरती को दिखाने का प्रयास किया गया है। चौथा सही है कि मौर्य काल में पत्थर मूर्तियों के निर्माण में चुनार के बलुआ पत्थर तथा लाल पत्थरों का उपयोग बड़े पैमाने पे किया गया है। ये बात बिल्कुल सही, बच्चा लोग याद रखिएगा। सारे स्टेटमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयोग ने इन सारी बातों को पूछा है, तो इसको बार बार रिविज़न भी करते रहिएगा, पढ़कर छोड़ मत दीजिएगा, अन्यथा भूल जाएगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने के बाद आपको देखिए उत्तर देना है, और वो भी कूट की सहायता से। प्रश्न बहुत ही शानदार है, चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है, गांधार कला के अंतर्गत निर्मित बुद्ध की मूर्तियां आसन पर बैठी हुई और खड़ी दोनों मुद्रा में मिलती हैं। हाथों में घुघराले, मतलब कह रहा है घुघराले बाल, सिर के पीछे प्रभा मंडल, वस्त्र सिलवट युक्त हैं। दूसरा कह रहा है, गांधार कला के अंतर्गत बुद्ध के आसन प्रकार की मूर्तियों का निर्माण सर्वाधिक हुआ है। तीसरा कह रहा है, गांधार कला में बुद्ध की मूर्तियों के अतिरिक्त कुछ देवियों की भी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें रोमा देवी की मूर्ति विशिष्ट है। चौथा कह रहा है, गांधार कला की तरह मथुरा कला के अंतर्गत विभूषित की गई मूर्ति का निर्माण आसन एवं स्थानक दोनों स्थिति में किया गया है। पांचवा कह रहा है, मथुरा कला के अंतर्गत बहुत हिंदू धर्म या जो आपका मथुरा कला है, इसके अंतर्गत जो मूर्तियां बनी हैं वो हिंदू धर्म यानी कि तीनों धर्मों से जुड़ी हैं। यहाँ पे होना चाहिए था बौद्ध, जैन और हिंदू। यहाँ पे बौद्ध, जैन और हिंदू, बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ है। अब आपके सामने देखिए कूट है। पहले में है कि पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा। दूसरे में है दूसरा, तीसरा और चौथा। तीसरे में है पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा। और चौथे में है कि सभी। तो आप सभी को पता है कि पहला तो 100% सही होगा, ये आपका इसलिए गलत हो गया। आपको ये भी पता है कि आस्थानक और आसन मूर्तियाँ जो हैं ये गांधार कला में भी हैं और मथुरा कला में भी हैं, यानी कि चौथा भी सही होगा, यानी कि ये तो हट गया, हो ही नहीं सकता। अब देखिए आपके पास 3 है और आपके पास 4 है, यानी या तो तीसरा होगा या तो चौथा होगा। दूसरे में क्या दिया है देख लेते हैं एक बार। गांधार कला में, हाँ सही है, सारी बातें बिल्कुल सही हैं, याद रखिएगा सारी बातें सही हैं। पहला कह रहा है, गांधार कला के अंतर्गत महात्मा बुद्ध की मूर्तियां आसन पर बैठी हुई भी हैं और खड़ी भी हैं, आज ही बताया। और यहाँ पे कह रहा है कि उनकी जो बाल है वो घुघराले बनाए गए हैं, सिर के पीछे प्रभा मंडल काफ़ी आकर्षक है और वस्त्र सिलवटें युक्त हैं। मैंने आपको दिखाया भी फिगर, तो आपका पहला बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है। दूसरा भी सही है कि गांधार कला के अंतर्गत बुद्ध की आसन मूर्तियों का निर्माण ज़्यादा हुआ है। तीसरा भी सही है कि गांधार कला में मूर्ति कला के अतिरिक्त कुछ देवी मतलब बुद्ध के अलावा कुछ देवी और देवताओं की भी मूर्तियां मिली हैं, जैसे रोमा देवी की मूर्ति। और आपका चौथा भी सही है कि गांधार कला की तरह मथुरा कला के अंतर्गत विभूषित मूर्तियों का निर्माण आसन और आस्थानक दोनों स्थिति में, यानी कि बैठी हुई भी हैं और खड़ी भी हैं, तो ये भी सही है। पांचवा भी सही है कि मथुरा कला के अंतर्गत बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित मूर्तियां बनाई गई हैं।
सारी बातें सत्य हैं। आज की क्लास को अगर ध्यान से सुना है तो भी आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता हैं। हड़प्पा सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, ये तो सभी को पता है। ये तो रिपीटेड प्रश्न होंगे और काफ़ी आसान हो गया आपके लिए। तो सभी को पता है कहाँ से मिला बच्चा लोग, मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। यहीं से नर्तकी की मूर्ति मिली है। और नर्तकी के साथ साथ मैंने आज ही बताया योगी की मूर्ति भी मिली है। योगी की मूर्ति पत्थर की है, नर्तकी की कांसे की है। दोनों मूर्तियाँ कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली। लोथल से तांबे का जो है और डॉगी और मानव का भी जो है मिला हुआ है मूर्ति, याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बार बार रिवीजन कीजिएगा। अगर क्लास अच्छा लगा और डिटेल अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आप लोगों का अगर कोई भी समस्या हो रही है, कोई भी सुझाव है, कोई भी डिमांड है तो वो भी आप कमेंट में लिखिएगा। हम आप लोग के कमेंट्स को देखते हैं और उससे हमें पता चलता है कि आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं, आपको क्या फीडबैक है। तो फीडबैक आप लोग ज़रूर दिया करें अपना। सभी के क्लास में जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं उनको अपना फीडबैक दें, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्लासेस ठीक हैं या नहीं है, कोई कमी कुछ ज़्यादा, जैसे भी आप लोगों को लगता है आप लोग बेझिझक लिखें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।